सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह साथ होता है इस प्रोग्राम में हमारे साथ मनदीप पूनिया जी का। करते हैं सबसे पहले उनका स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं सबसे पहले हर रोज की तरह बात आज भी अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग के बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे। कैसी स्थिति है, क्या चल रहा है इस जंग के बारे में? देखिए, आज जो ईरान पर अमेरिका इजराइल हमलों का दिन अगर बात करें तो 55वां दिन है। 55 डेज जो हैं वो पास हो चुके हैं। संघर्ष विराम के बीच तनाव लगातार बरकरार है, हमले जारी हैं और जो डिप्लोमेसी है उसमें भी कोई खास बढ़त होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अब बहुत सारी जो एक संभावनाएं जताई जा रही थी पाकिस्तान के थ्रू, उनके ऊपर बहुत चीजें गड़बड़ा गई हैं। आज देखिए, गजा में भी नागरिकों की मौत हुई है, लेबनान में एक पत्रकार की हत्या का मामला आया है और समुद्र में घेराबंदी ने संकट को और ज्यादा जटिल बना रखा है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी बहुत स्लो पड़ी है। तनाव और जो जो घर्षण है वो रेजिस्टेंस लगातार दिख रहा है, विजिबल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ संघर्ष विराम को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब शांति वार्ता की अगली प्रक्रिया फिलहाल ठप पड़ी है। पाकिस्तान में बातचीत का दूसरा दौर प्रस्तावित था, लेकिन अमेरिका ने उपराष्ट्रपति जेडी वांस की इस्लामाबाद यात्रा स्थगित कर दी। इससे यह संकेत मिलता है कि आगे की बातचीत को बढ़ाने की कोशिशें फिलहाल उनमें एक ठहराव देखने को मिल रहा है। तो खड़ोत हम कहते हैं, जिसको स्टेगनेंट कहते हैं, कि जो डिप्लोमेसी है वो स्टेगनेंट दिख रही है। ईरान ने संघर्ष विराम बढ़ाए जाने को स्वीकार तो किया है, लेकिन उसने यह साफ नहीं किया है कि वह जो नई बातचीत जो शुरू होगी उसमें शामिल होगा या नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगातार तनाव है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी हुई खबरों की बात करें तो ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक और जहाज को समुद्र में निशाना बनाया है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प खबर जो लगातार जिसको लेकर बातचीत हुई, वो खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कहा है कि हॉर्मूज में जो माइन बिछाए जा रहे जैसे जहाज ईरान के IRGC के जो हॉर्मूज में माइन बिछा रहे हैं उनको तबाह करें। तो वो दावा लगातार कर रहे हैं कि हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है, परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहाँ से नहीं निकल सकता। तो देखिए, तीन ज्योग्राफीज को आप समझिए। पहली ज्योग्राफी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसको लेकर दोनों ही मुल्कों के दावे हैं, जिससे ये दिखता है कि घर्षण अभी भी तेज है। और मतलब कहें कि दोनों ही मुल्कों के अपने अपने दावे हैं। ईरान भी जहाजों को टारगेट कर रहा है, अपने IRGC वहां पर जहाजों को तबाह करने वाली माइंस बिछा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी दावा कर रहा है कि वो अपना जो नेवी का वहां पर उसको जो कंट्रोल है, नेवी की जो प्रेजेंस है वो वहां पर रखेंगे। खैर, तेल में जो छूट है उसको बढ़ाया गया है। रूसी तेल के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई थी उनको क्योंकि 10 मुल्कों ने मांग किया अमेरिका से, तो उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए, ईरान का जो रुख है वो भी अपने किस्म का है। उधर लेबनान, दूसरी ज्योग्राफी आप समझिए। लेबनान में भी मोर्चे खुले हुए हैं। लेबनान के मोर्चे किस किस्म के हैं वो भी आपको पता ही है। आज तो एक पत्रकार की डेथ हुई है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि उन्होंने इजरायली ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं। इसके अलावा जो इजरायली हमले हैं गजा पट्टी में, वहां पर भी सक्रिय हैं। एक ड्रोन की वजह से कम 5 लोगों की डेथ होने की खबर है, 3 बच्चे उसमें शामिल हैं। तो तीसरी मैं कहूं कि ज्योग्राफी आप याद करिए, गजा पट्टी। तो गजा पट्टी में भी लगातार जो इजराइल है वो कहर ढा रहा है। इन 3 ज्योग्राफीज के अलावा अब आप जियो पॉलिटिक्स को देखिए। जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी एक शब्द है, उसको आप पाकिस्तान में प्लेस करिए। ये कहा जा रहा था कि जेडी वांस अगर इस्लामाबाद आएंगे और उनके जो कोटरी है पूरी ट्रम्प की वो आएगी तो कुछ चीजों का सोल्यूशन होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। यूरोपियन मुल्क हैं वो लगातार परेशान हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपियन मुल्कों को भी हो रहा है। तो खैर, जो
सीज फायर के बावजूद गजा में आप ये मान के चलिए कि 800 से 1000 लोगों की डेथ हुई है। मतलब आप याद करिए 6 महीने पहले इजराइल और गजा का सीज फायर अनाउंस हो गया था, फिर भी जो इजराइल है वहां पर हमले कर रहा है। अब दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा लोग जानना चाहते होते हैं कि भाई ये जो सीज फायर है कब तक चलेगा, जो संघर्ष विराम है कब तक चलेगा। व्हाइट हाउस ने इसको लेकर ये तो कहा है कि भाई अभी हम एक्सटेंड करते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन ये नहीं कहा है कि वो कब तोड़ दें, इसका कोई टाइम पीरियड है या नहीं है। तो ये बड़ा है, मतलब जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोल लिविट, उनके मुताबिक यह फैसला पूरी तरह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा कि कब तक इंतजार करना है और आगे क्या कदम उठाए हैं। यानी कि सारा जो मामला है वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सारी पावर है। तो खैर जो अल अखबार के जो स्थानीय पत्रकार थे दक्षिणी लेबनान में, उनकी डेथ हुई है। उनका नाम है अमल खलील। अमल खलील को आप याद करिए कि उनको दुनिया भर में जाना जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग है उसमें वो बड़ा नाम है। तो खैर आज उनकी डेथ हुई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, कई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन्होंने भी इसको लेकर अपील की है और इजरायली सेना के ऊपर दबाव भी बनाया था ताकि खलील को बचाया जा सके, लेकिन खैर उनकी डेथ हो गई है। तो वो इतने मुश्किल भरे समय में भी वो खबरें पहुंचा रहे थे दुनिया भर के लिए, तो अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये कुछ खबरें थी, ये कुछ ज्योग्राफीज और उसके बीच में फंसी हुई जियोपॉलिटिक्स, और जियोपॉलिटिक्स के पीछे ठंडी पड़ती डिप्लोमेसी। ये आज की अपडेट थी जी। और इससे आगे बढ़े तो बात वेस्ट बंगाल की करते हैं। वेस्ट बंगाल में पहले चरण की आज वोटिंग थी और वोटिंग इतने बड़े स्तर पर हुई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड, आज़ाद भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं उस इलेक्शंस के, जो वोटिंग परसेंटेज देखी गई है। और ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जब इतने बड़े लेवल पर वोटिंग होती है, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, तो आम तौर पर इलेक्टोरल रिजल्ट कैसा रहता है, क्या बनता है उसमें? क्या रिपीट होती है सरकार या फिर लोग नए की इच्छा से ये सारा कुछ करते हैं, कैसा रहेगा? देखिए, दो बातें हैं गुरप्रीत। पहली बात तो ये कि आज बंगाल में फर्स्ट फेज के चुनाव थे और तमिलनाडु में तो एक ही फेज में कंप्लीट चुनाव हुए। दोनों सूबों में आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसने सभी को चौंकाया है। 294 सीटों में से 152 सीटों के ऊपर पहले फेज में वोटिंग हुई है। तकरीबन 91.46% मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ है। और तमिलनाडु में 234 सीटों के ऊपर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, वहां पर भी 84.41 84.41 जो परसेंट वोटिंग है वो देखने को मिली है। चुनाव आयोग के ये आंकड़े शाम 7 बजे तक के हैं, इनमें बदलाव हो सकता है क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे राज्यों में देखा है कि अगले दिन भी वोटिंग परसेंट बढ़ा दिया जाता है। खैर जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने दावा किया है वोटिंग के बाद कि टीएमसी का सूरज ढल चुका है, लेकिन जो लोग हैं वो कयास लगा रहे हैं कि इतनी बम्पर जो वोटिंग है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी। 2021 में तकरीबन 13.83% और 2016 में तकरीबन 82.66% जो वोटिंग हुई थी, उस समय रिजल्ट टीएमसी के हक में रहे थे। यानी कि 80% से ऊपर वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि वो तृणमूल कांग्रेस के हक में जाती है। खैर अब की बार डीएमके के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर एआईएडीएमके है वो काफी कमजोर दिख रही है। बंगाल की वोटिंग हो और वायलेंस ना हो, ये तो कल भी हमने बात किया था कि बंगाल में वायलेंस होता है। आज मैं कुछ विजुअल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो वीडियो सर्कुलेट हुई वो साउथ मिदनापुर के कुमारगंज सीट से वीडियो वायरल हुई, जहां पर भाजपा के कैंडिडेट थे सुवेंदु सरकार। उनको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ था। इसके बावजूद भीड़ में जो लोग थे वो उनको पीट रहे थे, वो एक सिक्योरिटी गार्ड उनको नहीं बचा पा रहा। उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी काफी मजबूर दिखा। दूसरा अगर बात करें तो जो बर्धमान जिले के बनपुर आसनसोल साउथ सीट की बात है, वहां पर भी जो भाजपा उम्मीदवार थे अग्निमित्रा पोल, उनकी कार पे हमला हुआ, पत्थर फेंके गए। वीरभूम के बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने के बाद लोगों ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स के ऊपर पथराव किए। मुर्शिदाबाद में भी कई जगह पे ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पर पथराव और लाठीचार्ज हुआ, लाठियों से हमला हुआ है। इवन जो हुमायूं कबीर जो जिन्होंने बीजेपी से डील किया था, उनके ऊपर भी पथराव, उनकी गाड़ियों के ऊपर लाठियों से पथराव हुआ है और पत्थर फेंके गए हैं।
तो ये कई जगह के मामले हैं, बहुत बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्का फुल्का लाठीचार्ज, पथराव, ये सब घटनाएं बंगाल में देखने को मिली है। तमिलनाडु इसके मुकाबले में थोड़ा शांत रहा और शांति से जो वोटिंग है वो निकला है। तो खैर, जो वोटिंग का परसेंट है वो दिखा रहा है कि ममता बनर्जी शायद बंगाल में वापसी करें, और स्टालिन के लिए तमिलनाडु का जो सूरज है वो साफ दिख रहा, आसमान साफ दिख रहा है। जी, इससे इससे आगे अगर बढ़े तो बात चुनाव आयोग की करते हैं। पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणी की गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और उसको लेकर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ऐतराज जताया था, जब मोदी ने देश के नाम संबोधन किया तो उसको आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया था। उस पे कोई कार्रवाई हुई थी जो ये इधर इतनी तेजी से काम किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, ये जो कार्रवाई है ये इसलिए हुई है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तमिलनाडु में। वहां पे उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वो आतंकवादी हैं और समानता का जो अधिकार है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो समानता, हाँ, कि उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती और ये लोग उनके साथ जुड़े जुड़े रहे हैं। तो खैर, उन्होंने बहुत सारे जो दार्शनिक रहे हैं, पेरियार, क्लाइग्रार, बाबा साहब अम्बेडकर, कामराज, अन्नादुराई, तो उनका उनका हवाला भी दिया कि उनकी फिलोसफी को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। तो खैर उसका इशू बनाया गया, और इशू भी ऐसा बनाया गया कि मोदी को भगवान मोदी जैसा दिखाया गया कि उनके बारे में ऐसा कमेंट तो किया ही नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया है। तो अब देखते हैं कि कैसी चीजें होती हैं। खैर, ये आपको पता ही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इन चुनाव में आपको दिख भी रहा होगा कि बीजेपी और अमित शाह के हिसाब से ही काम कर रहा है। खैर, जो अमित शाह है वो भी तड़ी पार रहे हैं 2002 के जो गुजरात जो वायलेंस रहा, उसमें जो मुसलमानों के ऊपर जो हमले हुए, उसकी भी आपको बात सारी पता ही है। तो खैर, जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, उन्होंने अपना बयान वापस भी लिया, माफी भी मांगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो बीजेपी है इसको इशू बनाए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि उनके वो नरेंद्र मोदी को एक सेक्रेड आइडेंटिटी की तरह ही पेश कर रहे हैं। जी, और एलपीजी गैस की कमी ना होने के दावों के बीच बीजेपी पीडीएस से कोयला बांटेगी बिहार में, भाजपा की सरकार, ये क्या सारा माजरा है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके दावे हैं कि एलपीजी का कोई संकट नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले आप देखेंगे कि मजदूरों को जो 5 किलो का सिलेंडर है वो 2 से 3 हजार रुपए का मिल रहा है, और उसी की उसकी वजह आपने देखा होगा कि नोएडा, मानेसर और जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे मजदूर सड़कों पे उतरे अपने पगार बढ़ाए जाने को लेकर। खैर, जो दावे हैं उनके बीच में आपको सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी दिखी होंगी। अलग अलग भारत के रेलवे स्टेशनों पे मजदूरों की भीड़ें लगी हुई हैं और ये लंबी कतारें वापस अपने गांव लौटना चाहती हैं, ताकि वहां पर कम से कम जो ट्रेडिशनल फ्यूल है, चाहे गोबर के उपले हों या फिर जो लकड़ी या फिर ऐसी ऐसी चीजें जो ज्वलनशील होती हैं, उनसे वो अपना खाना बना सके। अब तो सरकार को भी मानना पड़ रहा है। कई राज्यों में कई किस्म के अतरंगी फैसले हैं। अतरंगी मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ये इन फैसलों की हमने 21वीं सदी में कम से कम कल्पना नहीं की थी। एक फैसला बीजेपी की, जो भाजपा की जो बिहार सरकार है उसने लिया है। वो कह रही है कि अब पीडीएस बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो कि जिसके थ्रू जो अनाज राशन गरीबों को बांटा जाता है, पीला कार्ड जिनका होता है, राशन कार्ड जिनका होता है, उनको जो राशन बांटा जाता है, तो उसको उस सिस्टम को पीडीएस सिस्टम कहा जाता है। अब जिस जो राशन कार्ड धारक हैं उनको कोयला भी बांटने की बात कही जा रही है। तो कोयला बांटा जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि हाँ, एलपीजी का संकट है, तो लोगों को कहा जाएगा कि आप कुछ दिन कोयले के ऊपर खाना बनाइए। दूसरा जो अतरंगी फैसला है वो हरियाणा से है। हरियाणा में मिड डे मील के लिए जो खाना बनता है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप कुछ दिन लकड़ी का इस्तेमाल करिए खाना बनाने के लिए। तो खैर, ये भी आपको अजीब लगा, मतलब कहाँ तो हमारा मुल्क ऐसा था कि हम लोग बोलते थे कि आप लकड़ी या फिर ऐसे उपलों से खाना बनाने के बजाय, क्योंकि उससे प्रदूषण भी होता है और जो
बंदा खाना बना रहा होता है, जो इंसान खाना बना रहा होता है, उसके भी स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ते हैं। तो इसलिए एलपीजी लेके आई गई थी, लेकिन अब दोबारा हमें आदेश देके कहना पड़ रहा है कि आप कुछ दिन लकड़ी का इस्तेमाल करिए, लकड़ी से आप खाना बनाइए। तो खैर जो अलग-अलग किस्म की जो खबरें हैं लोकल इलाकों से, जिसमें साफ दिखता है कि जो कमी है वो दिख रही है, तो वो हमारे सामने भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इवन जो एलपीजी का संकट है उसके ऊपर एक पिटीशन को सुनने से मना कर दिया। तो ये दिख रहा है कि कोर्ट भी इस मामले को, इशू को छूना नहीं चाहते। बेंगलुरु का एक विजुअल मैंने देखा, उसमें देखा कि चूल्हा जलाने के लिए सड़क किनारे लगे जो पेड़ों की लकड़ी है, वो वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं वो काट रहे थे। तो वो अपने आप में दिखा रहा है कि अब ईंधन को चुगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो उड़ीसा में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से दोपहर को जनगणना रोक दी गई है कि दोपहर को ये नहीं किया जाएगा। राजस्थान, यूपी में सड़कें तप रही हैं। देश के 16 शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। गर्मी का प्रकोप कितना नुकसान पहुँचा रहा है देश को, बताइए ज़रा? देखिए गुरप्रीत, बात तो होनी चाहिए कि दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 92 भारत के हैं। सऊदी, कतर ये तो धधक रहे ही हैं, लेकिन भारत कैसे हीट डोम बन गया इसके लेकर कोई व्यापक बातचीत नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि भारत के 100, दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 92 भारत के हैं। उसमें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे टॉप पे कौन से शहर होंगे। दिल्ली उनमें से एक है, जो जिसको भारत की राजधानी कहा जाता है। सर्दियों में प्रदूषण के कारण बदनाम है, और गर्मियों में हीट डोम बन जाने के कारण जो दिल्ली है वो बदनाम हो रही है। अब आते हैं कि जो उड़ीसा का जो मामला आपने बताया, उड़ीसा में जो दोपहर के समय में हीट वेव का अलर्ट है, और उस अलर्ट के कारण जनगणना रोकी गई है। जो जनगणना कर रहे थे, ज्यादातर जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक होते हैं वो जनगणना करते हैं, तो उनमें कई बेहोश हो गए, जिसके कारण ये कहा गया। उड़ीसा का झारसुगुड़ा जो इलाका है उसमें 44.6 डिग्री जो अपन कहे तो तापमान देखने को मिला है, और देश का सबसे गर्म शहर माना गया है। देश के 16 शहर ऐसे हैं जिनमें रिकॉर्ड 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है। तो खैर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उनकी वहाँ की सड़कें तप रही हैं। सड़कों को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इवन मतलब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो एसी हैं वो भी फेल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं, इसमें खासकर अगले 2 दिन का मौसम का हाल देखें तो दोनों तो कम से कम भारत के 12 सूबे ऐसे हैं जिनमें हीट वेव के असर रहेंगे। इवन मध्य प्रदेश में तो नाइट हीट वेव का अलर्ट भी दिया गया है। तो ये खबर है। जो राजस्थान का श्रीगंगानगर है, शहर है, वो सबसे गर्म बताया गया है। जो स्कूलों के टाइम है वो भी बदले गए हैं, ताकि बच्चों को कम से कम जो हीट वेव का टाइम है उसमें वो अपने घरों में ही वे रहें, और उनको दिक्कत ना आए। देखिए, इंडिया में हीट वेव से डेथ्स भी होती हैं। हालांकि अभी कोई इन दिनों में कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन ये आप मानिए कि अप्रैल का आखिरी सप्ताह चल रहा है। अब ये जो टेम्परेचर जो दिख रहा है आपको, ये मई के मिड में या फिर मई के 3rd वीक और 4th वीक में जाके ऐसा टेम्परेचर देखने को मिलता था, लेकिन ये 15 से 20 दिन पहले ही ऐसी गर्मी देखने को मिल रही है जो लोगों को डरा रही है। हरियाणा में भी 13 जिलों में लू का अलर्ट है कि वहां पर हीट वेव चलेंगी। नारनौल है हरियाणा का, वो सबसे ज्यादा गर्म है। पंजाब में भी आज बहुत ज्यादा तेज धूप थी, गर्म हवाएं चल रही थी, और तकरीबन 9 जिले ऐसे हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट पंजाब में भी दिया गया है। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात एमपी अमृतपाल सिंह की करते हैं। 2 दिन का रिमांड लिया है पुलिस ने उनका। अजनाला केस में अभी कार्रवाई शुरू हुई है। अजनाला में जो कुछ हुआ था पुलिस थाने को लेकर। देखिए, पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजनाला अदालत में पेश किया गया,
जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये जानकारी अमृतपाल सिंह के केस की कानूनी पैरवी कर रहे एडवोकेट करमवीर सिंह ने दी है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस की एक विशेष टीम 21 अप्रैल को असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंची थी, जहां अमृतपाल सिंह एनएसए के तहत बंद किए गए थे। हालांकि उनकी एनएसए के तहत नजरबंदी कल 22 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस इस पुराने मामले में आगे की कार्रवाई तेज कर रही है। अमृतपाल सिंह के जो वकील हैं एडवोकेट ऋतुराज सिंह, उन्होंने कहा कि एनएसए समाप्त हो चुका है, लेकिन एफआईआर नंबर 39 के तहत जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी है और उनके ऊपर धारा 307 समेत कई गंभीर मामले दर्ज किए गए थे, जिसके कारण उनकी जो पेशी है वो पड़ रही है। याद करिए कि अप्रैल का महीना था और मार्च का महीना था, 22 मार्च को ये सारा मामला देखने को मिला था और अप्रैल 2023 में मोगा के रोडे गांव से उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही तकरीबन 41 लोगों को नामजद उनके सब समेत 41 लोगों को नामजद किया गया था। उनके जो साथी हैं वो पहले ही वापस पंजाब लाए जा चुके हैं। तो अब देखना होगा कि अमृतपाल सिंह को पंजाब वापस लाया जाता है या नहीं। अभी इस पूरे मामले में सबसे जो ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो ये है कि अभी भी पुलिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा अमृतपाल सिंह के मामले में उसको शेयर नहीं कर रही है, उसको पब्लिक नहीं कर रही है। हमें जो ज्यादातर जानकारियां मिल रही हैं वो अमृतपाल सिंह के वकीलों के थ्रू ही कुछ जानकारियां हमारे तक पहुंच रही हैं। जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। बीते दिनों वो जज को लेकर तकरार नजर आ रहा था उनका कि ये जो जज मेरे केस में है इसको बदला जाए, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ संबंधित कुछ प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं। उसकी एक वीडियो जो सामने आई थी उसको बहुत शेयर किया गया, खास तौर पर जितने भी वर्कर हैं आम आदमी पार्टी के उनके द्वारा। उसको लेकर अभी कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। क्या ऐसे डाली जा सकती है कोर्ट के अंदर की वीडियो या नहीं? देखिए, आमतौर पर ऐसी जो वीडियोस होती हैं सोशल मीडिया पे खूब सर्कुलेट होती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन केजरीवाल के मामले में जो जज हैं वो साफ दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका जो रवैया था जज के खिलाफ, तो उन्होंने साफ बताया कि ये जो जज है मेरे मामले में ये जाती रही हैं आरएसएस के कार्यक्रमों में। देखिए, खाली केजरीवाल के इस वीडियो का मामला नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनकी जो आईटी सेल है उन्होंने जो जज हैं ये जस्टिस श्रवण कांता, उनकी एक वीडियो ये भी निकाल दी कि जिसमें वो एक आरएसएस के कार्यक्रम में कह रही थी कि मैं जब भी आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हूँ मेरी प्रमोशन हो जाती है। तो उसको वो भी चल रहा है। तो उनकी निष्पक्षता के ऊपर तो सवाल है ही। वो उनके जो बेटे हैं वो एक ऐसे वकील के यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं। तो साफ दिखता है कि बहुत ऐसा मामला है। इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार को भी लपेटा, उनके और भी के पत्रकारों को लीगल नोटिस भेजे हैं और इसमें जो आईटी मिनिस्ट्री है उसको भी पक्षकार बनाया है। हाई कोर्ट ने जिन लिंक्स के ऊपर आपत्ति जताई है उनके लिए गूगल और मेटा को भी नोटिस भेजा था और उन्होंने पहले ही हटा दिए। तो ये जो अगली सुनवाई है 6 जुलाई की, उसमें देखना होगा कि क्या होगा। और ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच की लिस्ट में था, तो लेकिन बाद में जस्टिस तेजस करिया ने इस मामले की सुनवाई में खुद को अलग किया और जस्टिस मनमीत अरोड़ा और वी कामेश्वर राव ने इस मामले की सुनवाई किया। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस मामले में जो सवाल केजरीवाल ने उठाए थे वो जायज थे कि जज कैसे निष्पक्ष हो सकती है जब वो आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती रही हो और वहां पर वो दावे करती रही हो कि मेरी तरक्की तो जब होती है जब मैं आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हूँ। तो खैर उनके बेटे की मैंने बताया जस्टिस श्रवण कांता, हालांकि जस्टिस श्रवण कांता ने खुद को ही क्लीन चिट दे के कह दिया कि मैं कोई किसी के पक्षकार नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। तो खैर आपको जुडिशरी का जो भारत की जुडिशरी का हाल वो आपको पता ही है। तो उसमें जो चिंताएं हैं केजरीवाल और उनके जो ऐसे लोग जो उनके मामले में सह आरोपी हैं, तो उनकी चिंताएं जायज है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।